Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 51 to 60 in worksheet number 6. Today's first question number 51 is निम्न में से कौन सा समूह सिक्का धातुओं का है। कहने का भाव ये है कि ये पूछ रहा है कि कौन सी धातुएं हैं जिनके कॉइन बनते थे या बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके किस किस के बनते थे पहले, कभी तांबे के, चांदी के और सोने के। ठीक है, आजकल भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल ये जो धातुएं बहुत महंगी हो गई, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए नहीं बनते। लेकिन जो इतिहास के अंदर, जब भी कभी पास्ट के अंदर जो ज़्यादातर सिक्के बनते थे वो इन्हीं के बनते थे, तांबे के, चांदी के और सोने के। इसलिए इनको बोलते हैं कॉइन एज मेटल। कौन सी मेटल? कॉइन एज मेटल। ठीक है, कॉइन एज धातु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब नीचे आपके चार ऑप्शन दिए हैं, आयरन, वेनेडियम, सिल्वर और कॉपर। इनमें से बताना है कि कौन सी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उससे संबंधित नहीं है। तो ये हम पीरियोडिक टेबल से देखो, आप जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके अकॉर्डिंग इसने पूछा था कि आयरन, वेनेडियम और कॉपर, और साथ में इसने दिया था सिल्वर। ठीक है, तो ये जो पहले हैं वेनेडियम, आयरन और कॉपर, ये किस सीरीज से है? ये तो है फर्स्ट सीरीज के। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो सिल्वर है ये फर्स्ट सीरीज का नहीं है। जो ऊपर वाले हैं वो 3D सीरीज के हैं, और जो सिल्वर है वो किस सीरीज का है? 4D श्रेणी का है, 4D सीरीज का है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो 4D श्रेणी का है, वो फर्स्ट का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। इस क्वेश्चन को करते हुए, जैसे कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया वो जिंक दिया है। आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए इनका। तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। ओके, 30 को मैं कैसे लिखूंगा? डी के अंदर 10 और एस के अंदर 2। कल मैंने आपको तरीका बताया था कि स्कैंडियम से लेकर जो जिंक तक है, एक एक बढ़ता जाता है। उसके अंदर 2 अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? कॉपर का और क्रोमियम का, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्रोमियम का होता है 3D5 4s1 और कॉपर का होता है 3D10 4s1। ठीक है, तो क्रोमियम का और कॉपर का अपवाद याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जिंक का देखो, जिंक का दिया है 3D10 4s2। अब क्योंकि जिंक के ऊपर +2 आना चाहिए, +2 आना चाहिए, मतलब मैंने S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, D के अंदर 10 बचेंगे। D के अंदर 10 बचेंगे, मतलब D के अंदर आप ऐसे इसको लिखो। ठीक है, ये मैंने लिखा इसको ऐसे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया पांचों D कक्षकों को, फिर एक एक और दिया, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा, कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा, सारे के सारे पेयर्ड है, युग्मित है। तो इसलिए क्या हो गया? ये हो गया प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो इसने पूछा अनुचुंबकीय, तो ऑप्शन पहला रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम +2। अब कैल्शियम कौन सी धातु है? मृदा क्षारीय धातु है। ठीक है, दूसरे समूह की धातु है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2, मतलब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो कैल्शियम के ऊपर +2 आएगा। +2 आएगा तो कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसलिए कैल्शियम भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निकेल। निकेल देखो आप, निकेल 28 होता है। 28 का मतलब D के अंदर 8, S के अंदर 2। ठीक है, निकेल के ऊपर +2 करना है, तो इसका मतलब S के 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए। S के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पीछे बचे D के 8। अब D के 8 बचे, उसको आप ऐसे लिखो, ये लिखे मैंने। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दो। पहले 5 हो गए, 6, 7 और 8। तो इसमें क्या बचे? ये पीछे वाले 2 अकेले इलेक्ट्रॉन बच गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका मतलब ये अनुचुंबकीय है। और यदि रंग पूछ लेता तो ये रंगीन होता, कलर्ड होता। ठीक है, तो ऑप्शन क्लियर हो गया, निकेल है।
इसके अंदर मिल चुका है, लेकिन आपको ऑप्शन पहले पहले निशान नहीं लगाना, जब तक सारे ऑप्शन चेक करने के बाद लगाना। लास्ट ऑप्शन है सिल्वर का। तो सिल्वर क्या होता है? सिल्वर जो होता है कॉपर के जस्ट नीचे होता है सिल्वर। तो कॉपर का कितना होता है? कॉपर अपवाद है, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, 3d10 4s1। तो सिल्वर जस्ट नीचे है, तो सिल्वर का क्या होगा? सिल्वर का होगा 4d10 5s1। ठीक है, इसके अंदर मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, Ag प्लस बनाना है। तो s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो d के 10 बचेंगे, d के 10 बचेंगे मतलब सारे के सारे युग्मित होंगे, कोई अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अयुग्मित नहीं होगा। इसका मतलब जो सिल्वर का जो यौगिक होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, अभी इसको मैं आपको बता देता हूं आवर्त सारणी से। देखो ये आवर्त सारणी है, कॉपर के जस्ट नीचे है सिल्वर। ठीक है, तो कॉपर का होता है 3d श्रेणी का है कॉपर, 3d10 4s1 अपवाद है, याद रखना है। तो और सिल्वर का कितना होगा? सिल्वर 4d श्रेणी का है तो 4d10 5s1 होगा। ओके, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यह पूछ रहा है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करनी है, संक्रमण धातु है, तो संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d। d के अंदर होते हैं 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और साथ में होता है ns, s के अंदर होते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करनी है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो त्यागने चाहिए वो दोनों से त्यागने चाहिए, केवल s से त्यागने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, दोनों से त्यागेंगे तब बात बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिंक का किया था थोड़ी देर पहले, अभी दोबारा बता देता हूं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 का मतलब 3d10 4s2। अब जिंक के ऊपर क्योंकि जिंक जो होता है केवल s से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, s से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मतलब इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है कि नहीं, d तो इसका भरा रह गया। ठीक है, और एक एग्जांपल अनदर बताता हूं आपको, केवल s से त्यागने से बात नहीं बनेगी। एक एग्जांपल जैसे मैग्नीज है, इसके अंदर मैग्नीज जो है फर्स्ट श्रेणी के अंदर, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मैग्नीज का करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, मैग्नीज का करते हैं, तो मैग्नीज का 25 नंबर है। 25 नंबर का मतलब 25 नंबर का मतलब हो गया 3d5 4s2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? वैसे तो बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, लेकिन मैक्सिमम के लिए कितने त्यागता है? ये s में से 2 इलेक्ट्रॉन और d में से 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 7 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए क्या चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए दोनों कक्षक, जो ns कक्षक है और n-1d कक्षक है, दोनों में से त्यागने हैं, तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? 7 आएगी। ओके, तो ये था मैग्नीज। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया था, अब देखो ऑप्शन, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? तो ये पहला क्वेश्चन है ns इलेक्ट्रॉन, ns से बात नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ns और साथ में n-1d इलेक्ट्रॉन। ओके, दोनों में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होगी। नेक्स्ट में तो ये दिया ही गलत है, n+1 दिया है, n+1d होता ही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन दिया है n-1d, केवल n-1d से त्याग ही नहीं सकता, क्योंकि बाह्य कोश जो है वो ns है, पहले s में से जाएंगे फिर n-1d में से जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ये अभी कर लिया, दोबारा कर देते हैं इसके जैसा ही क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। ठीक है, 26 का मतलब क्या हुआ? 26 का मतलब डी के अंदर 6, एस के अंदर 2। ठीक है, तो
+3 ऑक्सीकरण अवस्था आनी चाहिए। +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या हुआ? +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये हुआ 2 S में से जाएंगे, 1 D में से जाएगा, तो D के अंदर बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉनों का मतलब ये हुआ, ये बनाओ अब, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरो 5 कक्षकों में। ठीक है, 5 कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा तो सारे के सारे ये क्या हो गए? सारे के सारे अयुग्मित हो गए, पांचों के पांचों। तो इसका मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन सॉरी मैंने शायद गलती से गलत लिख दिया होगा, इसके अंदर दोनों ही 5 लिख दिए। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप ऑप्शन इसमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो लगाना है। ठीक है, ओके। लैंथेनाइड श्रेणी का वह तत्व जो रेडियो एक्टिव है, तो पीएम जो है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, पीएम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे के सारे नॉर्मल तत्व है। प्रोमेथियम, इसके अंदर एक और भी बता देता हूं, जो 50 ये रहा 6 नंबर जो क्वेश्चन था उसका, प्रोमेथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे के सारे सामान्य है। एक क्वेश्चन इसके अंदर और भी आ जाता है कि परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये इतने तत्व होते हैं यूरेनियम तक, वही प्रकृति में पाए जाते हैं। इसके जो बाद वाले तत्व है 92 एटॉमिक नंबर के बाद, वो सारे के सारे, ये नेपच्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, अमेरिशियम हो गया, ये सारे के सारे कौन से हैं? प्रयोगशाला में तैयार किए गए। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, प्रोमेथियम इज रेडियो एक्टिव। बाकी जो एक्टिनाइड है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। दुर्लभ मृदा तत्व कौन से है? क्षारीय मृदा तत्व, क्षारीय तत्व, संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व? ये एफ ब्लॉक के तत्वों को ही बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, और यही है दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ जो रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं इनको। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है कि ये पृथ्वी के अंदर जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि यूरेनियम तक ही पाए जाते हैं, यूरेनियम के बाद तो ये पाए नहीं जाते, और ये जो पाए जाते हैं इतने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मिलाकर के, ये बहुत ही दुर्लभ है ये। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रंगीन आयन कौन सा है? कलर्ड आयन कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो ये भी आपको मैंने बताया, यदि हम इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, यदि अयुग्मित है तो रंगीन होगा, और युग्मित है सारे के सारे तो रंगहीन होगा। तो यही पूछ रहा है कि रंगहीन कौन सा है, जिसका रंग न हो वो कौन सा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, कॉपर +1। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो डी में 9 नहीं लिखने, डी में कितने लिखने हैं? 10, क्योंकि यह है अपवाद, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन एस से इधर आएगा तो ये पूर्ण भर जाएगा, तो 3d10 4s1 हो गया। अब एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो डी के अंदर 10 बचे, डी के अंदर 10 बचेगा, मतलब आप ऐसे बना के देखो। ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये 5 आए, 7 8 9 और 10। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे युग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? रंगहीन होगा। तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। वैसे चेक कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि रंगीन का पूछ ले तो जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब आप ये याद रखो 3d10 4s1। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक तो s में से जाएगा, एक d में से जाएगा, तो d के अंदर 9 बचेंगे, d के अंदर 9 बचेंगे, मतलब d के अंदर एक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। एक सेकंड, ये देखो, ये 5 कक्षक हो गए, इसके 6 हो गए। एक सेकंड, ये 5 कक्षक हो गए। अब इसके अंदर क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भरने, क्योंकि मेरे पास बचा 3d के अंदर 9, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अब देखिए इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका मतलब ये रंगीन होगा, और इसका जो चुंबकीय व्यवहार होगा वो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इनके भी निकाल सकते हैं। आयरन का भी निकाल के देखना, आयरन का हमने ऊपर निकाल लिया, Fe3+ का ही निकाला थोड़ी देर पहले, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर। ठीक है, तो ये अयुग्मित है, मतलब इसका रंगीन भी होगा ये। ओके, और इस प्रकार
+2 का भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपके ये 60 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन कल वाले में से रह गए थे गलती से, तो उसको मैं दोबारा बता देता हूं। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में जो सर्वाधिक अक्रिय गैस पाई जाती है वो आर्गन है। कितनी पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और, जो आर्गन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पाई जाती है। तीसरे नंबर की ये सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है जो एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे ज्यादा पाई जाती है, आप सबको पता है, नाइट्रोजन 78%। उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 जो पाई जाती है वो ऑलमोस्ट 21% पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर पाई जाती है आर्गन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? जो CO2 पाई जाती है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, 0.03 से 0.04%। ठीक है, बस इतनी ही पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, H3PO3 एक भास्मिक है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है या इनमें से कोई नहीं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है फॉस्फोरस का ऑक्सोमल है। तो इसके हम एक पहले संरचना बनाएंगे, बाद में हमें पता लग जाएगा कि ये कितने एक भास्मिक है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है। संरचना कैसे बनाएंगे? ज्यामिति बनाएंगे। कल जो आपको मैंने संकरण वाला एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग। तो आज आपको अगेन दोबारा बता देता हूं। मेरे को बनाना है H3PO3 का ज्यामिति बनानी है। पहले संकरण निकालते हैं इसका। तो संकरण निकालने के लिए इसमें कुल जो सारे है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे सब परमाणुओं के। 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है, इसका मतलब 3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्य कोश में। ओके, नेक्स्ट फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15वें समूह का है, एक फॉस्फोरस लगा है तो 5 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 लगे हैं, एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 16वें समूह का है तो 6 × 18, तो टोटल होगी, सबको योग कर लो कितने हो गए, 18 और 5 23, 23 और 3 26 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब इन 26 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है? मैंने कहा था कि 8 तक हो योग तो 2 से भाग करना है, 8 से ज्यादा हो तो 8 से भाग करना है। अब 26 को भाग करेंगे 8 से, 8 × 24, पीछे बच गया 2। ठीक है, मैंने कहा था यदि कुछ बच जाए उसको भी 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2। ठीक है, जो ऊपर भागफल आया ये वाला, इसको योग कर दो तो कितना हुआ? 3 ये और 1 ये, टोटल आपके पास 4 आया। 4 आए तो आपके पास संकरण कौन सा होता है? संकरण होता है sp3, क्योंकि p के ऊपर 3 और 1 s के ऊपर, टोटल कितना योग बन गया? 4 बन गया। और sp3 संकरण हो तो ज्यामिति कौन सी होती है? चतुष्फल की। चतुष्फल की ज्यामिति कौन सी होती है? जिसके अंदर एक सेंट्रल में होता है और 109, 28 पर ये 4 लगे होते हैं, कोई दूसरे तत्व। ठीक है, तो अब मेरे केंद्रीय परमाणु है वो कौन सा है? केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल जो एटम होगा वो होगा फॉस्फोरस, ये होगा फॉस्फोरस। ठीक है, क्योंकि 4 बंद होंगे इसमें, ये 4 बंद होंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करो, 3 ऑक्सीजन लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, चाहे जहां आपका मन हो वहां लगा सकते हैं। ये जो 4 बंद है उसमें लगा दो, क्योंकि चारों ही बंद है वो समतुल्य है। उसके बाद में बचे 3 हाइड्रोजन, पहले तो वहां लगाओ जहां पर खाली जगह है, और उसके बाद में जितने हाइड्रोजन बच गए उनमें से एक किसी के साथ भी लगा दो। तो मैंने एक इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ लगा दिया। अब इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं। फॉस्फोरस के बाह्य कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो शेयर हो गए इन चारों बंदों के अंदर, एक बच गया, वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई। तो इस प्रकार ये हो गया। अब ऑक्सोमल क्या होता है? ऑक्सोमल वो होता है जिसके अंदर जिस समूह से ऑक्सो समूह जुड़ा हो, मतलब जिस परमाणु से ऑक्सो समूह जुड़ा हो। परमाणु है इसके अंदर फॉस्फोरस और ऑक्सो है ये वाला, तो ये फॉस्फोरस भी ऑक्सो से जुड़ा है और बाकी जो OH है वो भी फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सोमल। ठीक है, तो अब इसका भास्मिक का कैसे पता लगेगा कि कितने क्षारीय है? भास्मिक का मतलब दूसरा क्षारीय होता है, कितने क्षारीय है, तो जितने OH है उतने क्षारीय है। ये अब इसके अंदर देख लो कितने OH है। OH इसके अंदर है, एक ये और दूसरा ये, द्विक्षारीय है। ओके, तो ऑप्शन देखो इसके अंदर,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिखा हुआ ना द्विभाषिक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूरे हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए हमारे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, और जो PDF फाइल है वो आप नीचे जो लिंक दिया वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।